अब तक आपने सुना होगा कि आईआईटी मेडिकल कॉलेजेज में छात्र सुसाइड कर रहे हैं। इसी साल दिल्ली आईआईटी में 2 छात्रों ने सुसाइड किया। सुसाइड, रोहित मुमला, उसके पहले भी बहुत सारे जातीय उत्पीड़न भेदभाव के उदाहरण आपको दिखते रहे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेजेज में शिक्षक भी अब सुसाइड करने लगे हैं? आज इस एपिसोड में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 फॉर्मर टीचर, सत्यवती कॉलेज इवनिंग, 2 फॉर्मर टीचर के निकाले जाने, फॉर्मर इसलिए कह रहा हूं कि लंबे समय तक, दशक तक कॉलेज में पढ़ाने के बाद, एडहॉक पढ़ाने के बाद उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। दोनों ने वाइस चांसलर को एक मार्मिक खत लिखा है। एक ने लिखा है कि आत्मा की आवाज़ सुनिए, सिर्फ आत्मा की। वो अरमान है और वो पसमानदा मुस्लिम समाज से आता है। एक और टीचर है, ब्लाइंड है, पार्वती है, उसने इच्छा मृत्यु की मांग की है। वो दोनों पत्र मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले 2 और शिक्षकों की मैं बात बता दूं। पिछले साल सितंबर में आपको याद होगा, अम्बेडकर नाम पर आपने वीडियो भी देखा था कि जम्मू विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने कमरे में कथित सुसाइड कर लिया था। और वजह क्या बताई गई थी कि उनका सस्पेंशन। और सस्पेंशन क्या मामला था कि उन पे कुछ छात्राओं द्वारा आरोप लगाया गया था। यदि आरोप लगा भी है तो सस्पेंशन की एक प्रक्रिया होती है। क्या शो कॉज नोटिस दिया गया था, क्या इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई थी, कि ऐसे ही अपने आप जो है सस्पेंशन हो गया? प्रक्रिया फॉलो हुआ या नहीं हुआ, ये अपने आप में विषय है। सुसाइड हो गया, पुलिस में छानबीन हुई, कुछ होगा नहीं मामला, कोई दोषी नहीं पकड़ा जाएगा। छात्रों के मामले में भी आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। चंद्रशेखर बहुत काबिल थे और सुसाइड उन्होंने कर लिया। बहुत सारे रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे थे। और सवाल ये है कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने वाले थे और इसलिए उससे रोकने के लिए एक कथित फर्जी तरीका का केस इस तरह लगवाया जाता है। मेरे साथ भी हुआ, वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आऊँगा। हिंदू कॉलेज के समरवीर, जो कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, याद होगा कि अप्रैल में उसने 26 अप्रैल को, जहाँ तक मुझे दिन याद आ रहा है, कि उसने सुसाइड किया था। 7 सालों से पढ़ा रहा था यहाँ, बहुत ही शार्प टीचर, बहुत ही शार्प, 7 सालों से पढ़ा रहा था और अचानक उसको एक झटके में निकाल दिया गया। फिर बुलाया गया गेस्ट पढ़ाने के लिए, फिर निकाल दिया गया और फाइनली वो सुसाइड कर लिया। उसकी बहन का एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 26 साल से पढ़ा रहा हूं और यहां पे जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, 2-2 मिनट का इंटरव्यू लिया जा रहा है और इंटरव्यू झटके में निकाल दिया जा रहा है। एक खास तरह की विचारधारा, एक खास तरह की पार्टी के साथ अगर है, आपको पूरी, जब तक की इंक्वायरी नहीं कर लिया जाएगा तब तक आपको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। मेरे कॉलेज में समरवीर को बेइज्जत एक तरह से किया गया और वही प्रिंसिपल, अभी जो प्रिंसिपल है वो अंजू श्रीवास्तव में कह रहा हूं, वही प्रिंसिपल 2016 में उसने मेरे ऊपर महिला उत्पीड़न का केस लगवाया था। वो हार गई और आज तक वो चिट्ठी, वो क्या रिपोर्ट आया, आज तक वो चिट्ठी मुझे नहीं दे रही है। हाई कोर्ट में वो टर्मिनेट हो चुकी है एक बार, सुप्रीम कोर्ट से कॉलेज में आई है। लेकिन भारत का, विश्व का कोई आदमी नहीं जानता है कि किस क्वालिफिकेशन के आधार पर वो प्रिंसिपल बने, कितने मार्क्स उसको किस चीज़ में, कितने किताब लिखे, कितने आर्टिकल लिखे। तो मैं कहता हूँ कुंजी छाप, तो मैं गंभीरता से कहता हूँ कुंजी छाप ये प्रिंसिपल हिंदू कॉलेज की है और उसके पास कोई काबिलियत नहीं है। अभी भी उसके मेरिट का सवाल हाई कोर्ट में, मेरा केस लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है कि अपना मार्क्स दिखाइए, अपनी किताब दिखाइए। ये प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रमोशन का एप्लीकेशन, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं किया। बाद में हवाला दिया कि मेरे ऊपर एफआईआर है, विदेश जाने में मेरे दिक्कत है, रुकवा दिया गया, छुट्टी नहीं मिल रही और किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देती है। तो कुंजी छाप लोग जब बनेंगे इंस्टीट्यूशन में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में लोग, तो यही सब होगा यहाँ पर। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं, वो करारा जवाब दिया जाएगा, करारा लड़ा जाएगा हर समय, इसलिए पीछे हटने की बात नहीं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग प्रोफेसर जा रहे हैं। अगर यहाँ बाकायदा एक इंक्वायरी हो, एक इम्पार्शियल कमिटी द्वारा, तो इसमें से आधे प्रोफेसर और प्रिंसिपल जेल में होंगे, आधे, मैं दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये हाल हो चुका है कि वहाँ पर आपको किताब लिखने के लिए छुट्टी नहीं दी जाएगी, आपको विदेश में लेक्चर नहीं जाने दिया जाएगा, आपका प्रमोशन रोका जाएगा, और ख़ास तौर से एक विशेष सामाजिक पृष्ठभूमि से अगर आप आते हैं तो आपको तंग, और आपके कम से कम रीढ़ है, जब आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आपको फंसाने के लिए महिला उत्पीड़न बहुत ही तगड़ा इनके पास हथियार है। मेरे साथ एक बार नहीं हो चुका है, 2 बार इन्होंने कोशिश की और दोनों बार भाग ली यहाँ से, आज तक रिपोर्ट नहीं आई, दोनों बार भाग ली। इसलिए ये मैं कोई सिंपैथी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम अकेले काफ़ी हूँ लड़ने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ कि जितने शिक्षक हैं इस तरह की स्थिति से जो गुजर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भागो मत, दुनिया बदलो, डरो नहीं, लड़ो। मैं अपने प्रिंसिपल के खिलाफ लड़ रहा हूँ, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊँगा, फिर भागना नहीं है। यही तो पहचान होगी आपके ताकत की, आपके कितने आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और कितना करेज है। तो ये मैं यूनिवर्सिटी को लंबे समय से देख रहा हूँ, मीडियाकर, टीचर, प्रिंसिपल सब लगाए जा रहे हैं। वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखो, वाइस चांसलर जवाब नहीं देगा, तो सब कुछ कर सकता है लेकिन मेरा बोलना नहीं रोक सकता है। आपकी आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए, आपके किताब और आर्टिकल आते रहने चाहिए, क्योंकि एकेडमिक वर्ल्ड में आपके पोस्ट से नहीं आपको जानते हैं, आप क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, उससे लोग जानते हैं। प्रिंसिपल तो बहुत, इतने हजारों, देश में लाखों प्रिंसिपल होंगे, सैकड़ों वाइस चांसलर होंगे, किसको कौन पहचान रहा है। आप क्या राइटिंग कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये आपकी पहचान होगी। ये मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि स्थिति जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का मैसिव डिक्लाइन हो रहा है, और मैं सामने खड़ा हूँ, किसी को हिम्मत है तो एक्शन ले ले। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे चिट्ठी का जवाब दो। जब सेक्सुअल हरेसमेंट तुमने लगाया है तो उसका रिपोर्ट तो मुझे दोगे ना, नहीं दोगे, तो कोई चीज़ का जवाब नहीं दे रहा है। खैर, देर है अंधेर नहीं है, लगे रहो, लड़ाई लड़ते रहो और मुस्कुराते रहो, डरना नहीं है, लड़ना है। चलिए अब लिए चलता हूँ आपको 2 शिक्षक की मैंने बात की, अरमान और पार्वती की। दोनों को चिट्ठी को मैं पढ़ता हूं और आप इत्मीनान से सुनिए और इसको शेयर और लोगों को अवेयर कीजिए कि डरने से, भागने से, सुसाइड करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, लगातार आपको लड़ना पड़ेगा। अब चलिए चिट्ठी की ओर लिए चलते हैं। चलिए, पहली चिट्ठी है अरमान अंसारी की, और उनका हेडलाइन पहले सुना देता हूं। वाइस चांसलर साहब को लिखा गया है, पढ़कर अपनी आत्मा की आवाज सुनिएगा, केवल आवाज और कुछ नहीं। अरमान अंसारी। उन्होंने लिखा है, आदरणीय कुलपति महोदय, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली। सर, सत्यवती कॉलेज सांध्य के हिंदी विषय में हुए सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार परिणाम को लेकर मैं बहुत ही निराशा और अवसाद में हूं। कई बार मौत सामने से मुझे घेरते हुए दिखाई दे रही है। मैं असमंजस में हूं, जीवन की यात्रा किधर जाएगी नहीं पता। दुख इस बात का है कि जिस संस्थान को मैंने अपने जीवन के 10 सबसे सुनहरे साल दिए, वह एक झटके में अपने से अलग कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। शायद इसलिए भी कि मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूं। वर्तमान स्थिति में मैं जीवन के जिस मोड़ पर खड़ा हूं, जिस मोड़ पर हूं, वहां बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मसलन बच्चों की पढ़ाई, उनका शादी ब्याह, माँ बाप की बीमारियां इत्यादि। बिना पैसे का यह सब होना संभव नहीं। जीवन में अनिष्ट की आशंका व्याप्त हो रही है। मुझे लगता है कि शायद इन्हीं उदास परिस्थितियों में समरवीर ने कुछ कठिन निर्णय लिया होगा। आप संस्थान के प्रमुख हैं, इसलिए सोचा कि अपने मन की दुविधा से आपको अवगत करा ही दूं। हालांकि इसके भी अलग खतरे हैं। सर, इस परिणाम से केवल मेरा मार्ग ही अवरोधित नहीं हुआ है, मेरे बच्चों समेत पूरा परिवार एक झटके में सड़क पर आ गया। यदि खत्म होने की बात होती तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप मेरे व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष को नहीं जानते हैं। मेरे माता पिता बंधुआ मजदूर थे। मेरी कमाई से उनकी बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा आराम मिला था। मेरे सगे संबंधियों में दूर तक कोई पढ़ा लिखा नहीं है। पसमानदा मुस्लिम समाज और घोर गरीबी हमारी नियति है। बचपन में जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए भेजा जाता था, मेरे पेट में अन्न नहीं होते थे। एक वृतांत सुनाता हूँ,
अपने जीवन के बारे में अरमान अपने संघर्ष, मोतिहारी के गांव से लेकर और दिल्ली विश्वविद्यालय तक की यात्रा के संघर्ष के बारे में अरमान बता रहे हैं आगे। एक वृतांत सुनाता हूं। मेरे पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने एक पंडित जी आते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अम्मा से कहा कि हम इनका पढ़ा दें, रउआ इनका हमरा लगे भेज दी, कि हम इनको पढ़ा देंगे, आप इसको मेरे पास भेज दीजिए। भोजपुरी में वो लाइन है। हमारा समाज कुछ ऐसा ही घुला मिला था, लेकिन अब इस आज़ाद मुल्क में बेसहारा छोड़ा जा रहा है। फिर पंडित जी के पास मैं पढ़ने के लिए जाने लगा। इस तरह मेरी पढ़ाई शुरू हो गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वार तक पहुंच सका। मेरे घर के लोग इसलिए पढ़ा रहे थे कि सिलाई के काम करने के लिए इंची टेप पर लिखे गए अंक पहचानने की जरूरत पड़ेगी। उस समय फोन का जमाना नहीं था। सिलाई के काम में बाहर जाने पर केवल चिट्ठियां ही संवाद और खबर की माध्यम होती थी। मैट्रिक की पढ़ाई भी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पास कर सका। बिहार के मोतिहारी शहर में इंटर और ग्रेजुएशन करने के दरमियान एक स्कूल में पढ़ाकर खर्च चलाता था। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे प्रमोद कुमार, मैं जानता हूं प्रमोद कुमार को। प्रमोद कुमार बगल के जिले में प्रोफेसर होकर गए, मुजफ्फरपुर। सामाजिक राजनीतिक कर्मियों की गोष्ठियों में उन्हें बुलाया जाता था। उन्होंने हौसला बढ़ाया और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में कितनी रातें भूखों रहना पड़ा। कभी किसी के यहाँ 2 दिन, कभी किसी के यहाँ 4 दिन रहकर गुजारा करता था। परीक्षा हॉल में बैठकर चिंता यह होती थी कि रात कहाँ गुजारेंगे। कई सहपाठी जो हॉस्टल में रहते थे अपने साथ हॉस्टल में रखा। मेस में खाने के बजाय थाली भरकर कमरे में लाते थे और चोरी से हम खाना खा लेते थे। बस में टिकट लेने के पैसे नहीं होते थे तो बेटिकट चला और कई मौकों पर अपमानित हुआ। खैर, सम्मान ही क्या था। पैदल शहर नाप देता था। कई बार इतना थक जाता था कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता था। पर्व के दरमियान जब भी घर जाना होता था तो बिना टिकट टीटी से कहकर धक्के खाते हुए जाता था। टीटी के सामने रोता, वो अनदेखा कर छोड़ देता था। घर से ज़्यादा पढ़ने के लिए डांट फटकार सुनना पड़ता था कि ज़्यादा मत पढ़ो। रिश्तेदार और गांव के कुछ दोस्त मजाक उड़ाते थे। कितनी सारी बाधाओं के बाद जीवन के इस मुकाम पर पहुंच पाया था। यह सब कुछ बताकर मैं अपने को कमज़ोर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझसे एक झटके में सब कुछ छीन लिया गया। अब एक झटके में सड़क पर आ गया हूं। मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन का सफ़र जहां से शुरू हुआ था मैं वहीं पहुंच गया। कई बार उच्च शिक्षा हासिल करने पर पछतावा होता था। अब आप ही बताएं मैं कहां जाऊं और क्या करूं। कॉलेज ने केवल मुझे ही नहीं निकाला, मेरे बच्चों की भविष्य को भी अंधकार में डाल दिया। अम्मा अब्बा को कैसे फिर से मजदूरी के लिए भेजूं, उन्हें क्या कहूं। अम्मा को हार्ट की बीमारी है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि बस परमानेंट होने के साथ मैं उनका इलाज करा दूंगा। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा। मैं बाहर निकाल दिया गया हूं। बाहर निकाले जाने की खबर सुनकर उनके ऊपर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता। आखिर मेरी क्या गलती थी। कई बार अपनी योग्यता पर सवाल खड़ा करने लगा हूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि पिछले 10 सालों में हमने जिन बच्चों को पढ़ाया उनमें से बहुत सारे एमफिल पीएचडी कर रहे हैं और कुछ सहायक प्राध्यापक के पद पर आ गए हैं। कई दूसरी सेवाओं में चले गए हैं। यदि मैं इतना अयोग्य था तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे यहां तक कैसे पहुंच पाए। शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अब कौन सी तपस्या करूं समझ नहीं आ रहा। पढ़कर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिएगा, केवल आवाज़ और कुछ नहीं। अरमान अंसारी, पूर्व प्राध्यापक, सत्यवती कॉलेज, शांत है। ये अरमान को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। वो मेरे पास आते हैं और काबिल इंसान हैं, और मैं जानता हूँ कि वाइस चांसलर भी कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि वहाँ प्रिंसिपल कौन था जब इंटरव्यू हुआ। मैं सबको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से,
लेकिन जिस तरह से देश में अभी माहौल है, उसमें जो भी असहमति रखने वाले हो, दलित का तो छोड़ दीजिए, बोलने वाले दलित के साथ क्या हो रहा है, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल अपने किताब आर्टिकल्स लेके आए और मैं भी लेकर चलता हूँ। अगर मेरे से ज़्यादा उनका होगा तो मैं नौकरी इस्तीफा दे दूंगा। अपने प्रिंसिपल बनने के फॉर्म निकाल के दिखाएं। कहीं कुछ सुनवाई नहीं होगी, लेकिन तब भी आपको डटे रहना है, बने रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हारेंगे तो लोगों को क्या आप संदेश देंगे? वो तो मेरे साथ देखिए कितने सारे मुकदमे लड़ते रहते हैं, हंसते रहते हैं। अभी मेरे लाइफ का पार्ट बनाइए संघर्ष को। अम्बेडकर साहब ने कितना संघर्ष किया, रोए कभी? नो। अब चलिए दूसरी चिट्ठी की ओर लिए चलता हूं। अब मृत्यु से ही सुंदर कुछ भी नहीं, जानिए क्यों इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है डीयू की पूर्व प्रोफेसर पार्वती कुमारी। डॉक्टर पार्वती उसी कॉलेज में पढ़ाती थी हिंदी, वो भी निकाल दी गई हैं। वो लिख रही है वाइस चांसलर को कि अब मृत्यु से सुंदर कुछ भी नहीं, मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। भारत के हर नागरिक से अपील करती हूं कि मैं ही हूं पार्वती, अब जिंदा लाश की शक्ल में तब्दील हो चुकी हूं। सतवती कॉलेज शांत से निकाले जाने के बाद क्षण क्षण मर रही हूं। अब चाहती हूं कि सदैव के लिए मेरी यह पीड़ा खत्म हो जाए। ईश्वर ने आंख की रोशनी छीनी तो लगा कि किसी तरह पार घाट उतर जाऊंगे। मुझे क्या पता था कि बौद्धिकों के समाज में भी मेरी जैसी अभागन की आत्मा को भी चाकू से रौंद कर लहूलुहान कर दिया जाएगा। मैं घबराई हूं, ऐसा लगता है कि मैं दोबारा अंधी हो गई हूं, दृष्टिहीन आंखों में गर्म तेल डाल दिया गया हो। हे ईश्वर, तुम्हारा न्याय कहां गया? कुछ तो हम पर दया करो। आगे लिखती हैं पार्वती कि मैं जन्मांध पैदा नहीं हुई थी, 10वीं कक्षा में थी, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैं कोमा में चली गई थी। करीब 3 महीने बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, जहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पापा से पूछा कि यहां लाइट चली गई है। पापा ने कहा कि बेटी लाइट जली हुई है। फिर मैंने पापा से कहा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर को बुलाया गया। शुरू में न दिखने की समस्या को डॉक्टर ने मनोवैज्ञानिक बताया। बाद में भी रोशनी नहीं आई तो गहन जांच के बाद डॉक्टरों ने मुझे अंधी घोषित कर दिया। मेरे आगे एक पसरा हुआ सन्नाटा है। अब तक मैं अपने जीवन में अंधों को केवल भिखारन के रूप में देखी थी। मुझे लगता था कि मेरे घर के लोग मुझे भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे या मुझे मार डालेंगे। बेहद गरीब परिवार से होने के कारण मैं अब परिवार के ऊपर बोझ थी। मुझे अपने माँ बाप और परिवार के लोगों से डर लगता था कि कहीं वह हमारी हत्या न कर दें, लेकिन मैं हारी नहीं और डरी नहीं। मैंने इस समाज पर भरोसा किया, उनकी मानवता पर मुझे भरोसा था। मैं छड़ी के सहारे ही बंद आंखों से दुनिया को टटोलते हुए NIVH देहरादून गई। वहां मेरे जैसे बहुत सारे अभागन थे। ब्रेल लिपि के माध्यम से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। देहरादून में पढ़ने के दरमियान कई बार गंभीर मनोवैज्ञानिक परेशानी से भी गुजरी, लेकिन किसी तरह से 12वीं पास करने के पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के IP कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज से स्नातक, दौलत राम कॉलेज से MA, JNU से MPhil और PhD किया। मेरा JRF सामान्य श्रेणी में है, मतलब ब्लाइंड कैटेगरी में नहीं, सामान्य श्रेणी में। मेरी पुस्तक वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है, एक कहानी संग्रह है, बहुत सारे लेख हैं जो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपी हैं। लेकिन मुझे एक सामान्य BA, MA और नेट पास किए एक नए छात्र से रिप्लेस कर दिया गया। यह मेरी हत्या ही तो है, केवल हत्या। अंधों के संघर्ष को आप नहीं जानते। जीवन के हर मोड़ पर मैं जूझती हूं। हमारी सारी इच्छाओं का दमन तो ईश्वर ने ही कर दिया। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। आपको एक बात बताती हूं, हमारा समाज दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। पुरुष के अंधेपन और महिला के अंधेपन में भी अंतर है। हम पर दोहरी मार पड़ती है। पुरुष को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन महिला को सवाल छोड़ती है।
आगे लिख रही हैं पार्वती कि मेरे जीवन की रोशनी यह तदर्थ की नौकरी थी। यह आशा और विश्वास हो चला था कि नौकरी स्थायी हो जाएगी। मैं किसी को शापित नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सभी से गुहार जरूर लगा रही हूँ कि देखिए आपका समाज कहाँ जा चुका है। केवल महाभारत में ही चीरहरण नहीं हुआ था, आज भी अट्टहास के साथ मेरे साथ हुआ है। मेरी नौकरी मुझसे छीन ली गई। जीवन में अंधापन फिर से गहरा हो गया। हताशा और अवसाद से फिर घिर गई हूं। मुझे लगता है कि मैं जीवन के उस मोड़ पर आ गई हूं, चली गई हूं, जहां से मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। आत्महत्या करने का विचार तो कई बार आया, लेकिन मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूं। इसमें मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। डॉक्टर पार्वती कुमारी, दृष्टिबाधित, पूर्व प्राध्यापक हिंदी, सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। ये 2 पत्र आपको मैंने सुनाए हैं। एक ब्लाइंड लेडी हैं और एक पसमानदा मुस्लिम है। सोचिए, और मेरे जैसे लोग, मैं वाइस चांसलर से मिला भी हूं 2 बार। जब मेरे जैसे लोग जो कि अगर कहीं बाहर होते, किसी और जगह पढ़ाते होते, तो इंस्टीट्यूशन के लिए ब्रांड होते। इसको दमन करने के लिए इतने इतने षड्यंत्र रचे जाते हैं। कोई आपके चिट्ठी का ना वीसी जवाब देगा, ना रजिस्ट्रार जवाब देगा, ना प्रिंसिपल जवाब देगी। आपको हर तरीके से शिकंजे में, चक्रव्यूह में कसा जाएगा। लेकिन याद रखिए, 21वीं सदी, चक्रव्यूह को तोड़ना हमें आता है। डरना नहीं है, झुकना नहीं, लड़ते रहना। पूरा वीडियो देखते रहिए, लोगों को सुनाते, समझाते और उनका हौसला और कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। शुक्रिया। जय भीम।